नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक क्या, थोड़ा ठीक हूँ आज, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, मन नहीं कर रहा था क्लास लेने का, लेकिन लगा कि कल सोशल साइंस की क्लास गई है, आप सब ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि साइंस की क्लास लेके आइए, तो एक साइंस की क्लास आज हम आपके लिए लेके आए हैं। साइंस का टेस्ट है, लास्ट तक हम टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, अपना इवैल्यूएशन करेंगे और जैसे हमेशा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो जैसे आप सब ने कहा था साइंस की क्लास, तो आज साइंस की क्लास है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये साइंस का 5th टेस्ट होने वाला है, ये चीज़ याद रखनी है। जो इस क्लास में पहली बार आए हैं उन्हें ये बता देना चाह रही हूँ मैं कि 4 टेस्ट साइंस के ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। 2 से 3 मैराथन क्लासेस साइंस की अपलोड की जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, आपको वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी। मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी वीडियोस कहाँ है, वीडियोस कहाँ है। मैं हर क्लास में लगभग ये बताती हूँ आप सबको कि जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। जो आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बच्चे जिनका रेलवे का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जीएस किसी भी एग्ज़ाम में अलग नहीं होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स ये सेम ही होते हैं। तो कवर पे नहीं जाना है कि ये सिर्फ शिक्षक चयन परीक्षा के लिए है। ये सभी एग्ज़ाम्स में आपके ये टेस्ट, ये जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाई गई है आपको, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए हैं आपको, ये सब आपके उन एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आज का साइंस का टेस्ट शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग टेस्ट होने वाला है। किस पौधे के वर्ग में, ऐसा कौन सा पौधे का वर्ग है जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते? ऐसा पौधे का वर्ग जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं, कौन सा वर्ग कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। थूलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बताइए, टेस्ट चल रहा है ना, बताइए। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है, आज आप ही कमांड लीजिए, बताइए कि किस पौधे का वर्ग है जिसमें बीज होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बीज ये होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं उसमें, उसको क्या कहा जाएगा? बताइए, जिसमें बीज तो है लेकिन फूल नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? देखिए, इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें बीज होते हैं, बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते, फूल नहीं होते, फूल नहीं होते। और ऐसे क्या क्या कौन से पौधे का वर्ग है? जिम्नोस्पर्म है। इनके उदाहरण हैं, देखिए, जो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ का पेड़ आप सब ने पढ़ा होगा, देखा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चीड़ का जो पेड़ है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण। चीड़ के पेड़ किसके अंतर्गत आता है? जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग के अंतर्गत आता है। और इस जिम्नोस्पर्म वाले जो पौधे होते हैं इनमें बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं। अब ये जो सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, ये सभी पौधे जो पादप वर्ग है उनसे रिलेटेड ही वर्ग दिए गए हैं, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिम्नोस्पर्म ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे थैलोफाइटा है। अब आप मुझे ये बताइए कि थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है? बताइए, इनमें से आपको किसी का नाम पता है? थैलोफाइटा क्या होते हैं, बताइए। देखिए, जो थैलोफाइटा होते हैं वो शैवाल और कवक होते हैं। एल्गी और फंगाई जो होता है, शैवाल और कवक इनके अंतर्गत आते हैं। और आप सबको पता है कि जो शैवाल और कवक के पौधे होते हैं उसमें ना तो पेड़ एक फॉर्म में नहीं होता है, पत्ती नहीं होती है, उसके तना नहीं होता है, उसका फल नहीं आते हैं, उसमें फूल नहीं होते हैं। तो ये जो शैवाल और कवक है वो किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा पादप वर्ग के अंतर्गत। कभी कभी सवाल आता है आपसे, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो जीव हैं या कौन से पौधे हैं जो निम्नलिखित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि शैवाल और कवक किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो शैवाल और कवक जो है, यानी कि एल्गी और जो फंगाई है, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चीड़ का पेड़ किसके अंतर्गत आता है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज तो होता है लेकिन फूल नहीं होता है। अब थैलोफाइटा आप सबने जाना, शैवाल और कवक, जिसमें ना तो जड़ होता है, न तना, न पत्ती, और ना ही कोई फूल होता है और ना ही कोई बीज होता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पौधे का सबसे विकसित रूप होता है। आपने बड़े आकार के पौधे देखे होंगे जिसमें जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है। जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, सब कुछ उगता है।
वो पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसी का विपरीत जस्ट कौन सा है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन से आते हैं? शैवाल और कवक। और शैवाल और कवक में ना तो जड़ होती है, ना तो पत्ती होती है, ना तो तना होता है, ना तो बीज होते हैं, ना तो फल आता है। तो शैवाल और कवक थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जिसके कुछ भी नहीं होता है, न बीज, न तना, न जड़, न पत्ती। और एंजियोस्पर्म ये पौधे का पूरा विकसित रूप होता है, जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, फल भी है, फूल भी हो। जियोस्पर्म क्या होते हैं? जियोस्पर्म में चीड़ का पेड़ आता है। यही सवाल पूछा गया था कि जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल नहीं होते, वो किसके अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? और ब्रायोफाइटा क्या होता है इसके अंतर्गत? जो इसमें ब्रायोफाइटा में बीज और फूल ये नहीं होते हैं, इसमें भी बीज और फूल नहीं होते हैं ये। और इसका एक उदाहरण है मांस। हाँ, ये तो उदाहरण याद रखने हैं। कुछ भी पूछ सकता है कि जो मांस पेड़ है या मांस जो पादप है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत चीड़ के पौधे आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल और कवक आते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत एक पूरा पेड़ आता है जिसमें पूरे जड़, तना, पत्ती होते हैं। तो जिस तरह का सवाल पूछा गया था कि बीज तो होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं, तो वो आ जाएगा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि एग्जाम हॉल में जिम्नोस्पर्म ही पूछेगा। थैलोफाइटा पूछ लिया, फिर निम्नलिखित में से थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पादप कौन हैं? चीड़, आम का पेड़, शैवाल और कवक। तो कम से कम आप लगा तो आएंगे कि थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल और कवक आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मांस लाइकेन के पौधे आते हैं। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत एक पूरा पौधा आता है विकसित रूप से। और यही सवाल पूछा था कि जिम्नोस्पर्म में बीज तो होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही तैयारी की जाती है। जो इस क्लास में पहली बार है उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि हम थोड़ा प्रयास करते हैं चीज़ों को समझने का भी, कि चीज़ें समझ में भी आएँ जो पढ़ा जा रहा है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? बताइए, सब ने पढ़ा है अपने स्कूल डेज में कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप सब ने द्रव्यमान संख्या पढ़ी है। बताइए क्या होता है? टेस्ट चल रहा है ना, चलिए बताइए। बताइए। द्रव्यमान संख्या होती है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन से दो तत्व उपस्थित होते हैं? मैंने बताया था, प्रोटॉन उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है या संख्या का जो योग होता है वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और मैंने आपको क्या बताया था? अभी जो साइंस के टेस्ट हुए हैं तो एक टेस्ट में मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग P+N, मतलब परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला जो न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु की या किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या पढ़ रहे हैं तो परमाणु संख्या भी पढ़ना जरूरी है ताकि अंतर पता रहे। साइंस आपके 30 नंबर की आने वाली है आपके एग्जाम में। छोटे छोटे टर्म से बहुत ज़रूरी है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। परमाणु संख्या होती है किसी भी तत्व की के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो अगर कभी आए कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है तो उस तत्व में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही उस तत्व की परमाणु संख्या है। मान लीजिए मैंने बोला कि परमाणु क्रमांक 11 है सोडियम का, उसकी परमाणु संख्या 11 है। मान लीजिए मैंने कही कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब ये है कि उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। तो द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है उनकी संख्या परमाणु संख्या कहलाती है।
तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अंतर पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहती हूँ कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो अगर क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, मान लीजिए मैंने कहा क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या कितनी है, 17 है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। और द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या होती है सिर्फ, द्रव्यमान संख्या पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगे किस आवृत्ति की होती हैं? पराश्रव्य तरंगे होती क्या हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ा जाएगा तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है ना कि कोई क्वेश्चन पूछा क्या गया है। पराश्रव्य तरंगे किस आवृत्ति की होती हैं? तो जानिए कि पराश्रव्य तरंगे होती क्या हैं। पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिन्हें आम इंसान नहीं सुन सकता। हम और आप इन तरंगों को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि मानव की जो सीमा है सुनने की वो कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है हमारे सुनने की सीमा। कभी कभी ये आ जाता है कि मानव शरीर के या मानव अंग के सुनने की सीमा कितनी है, तो मानव के अंग में जो कान होते हैं उनकी सुनने की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम सुन सकते हैं, ये हम सुन सकते हैं। लेकिन पराश्रव्य तरंगे कौन होती हैं? जिन्हें हम नहीं सुन सकते, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं वो कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? पहला, जिन्हें हम और आप, जिन्हें आम इंसान अपने ये जो हमारे कान हैं इनके द्वारा हम नहीं सुन सकते। एक सवाल पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है कि मानव शरीर में जो कान है उनके सुनने की क्षमता कितनी हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति की होती है? तो हमारे शरीर के जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती हैं, जिन्हें आम इंसान मनुष्य नहीं सुन सकता। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि पराश्रव्य तरंगे किस आवृत्ति की होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 100 हर्ट्ज। तो अभी मैंने बताया कि पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो मानव शरीर हमारा 20,000 हर्ट्ज तक सुन रहा है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो हम इंसान नहीं सुन सकते हैं वो कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगे या पराध्वनिक तरंगे भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मानव सुन सकता है, ये मानव के सुनने की क्षमता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और ये सवाल भी पूछा जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या होता है? देखिए, आपके शरीर में अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो कराया जाता है। सोनार टेक्निक्स होती हैं जो समुद्र में यूज़ होती हैं, तो इनमें उपयोग की जाती है पराश्रव्य तरंगे। तो कभी कभी सवाल आता है कि पराश्रव्य तरंगों का आखिर उपयोग कहाँ होता है? तो पराश्रव्य तरंगे कहाँ उपयोग होती हैं? जैसे अल्ट्रासाउंड से, और सोनार है, सोनार टेक्निक्स है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ ये पराश्रव्य तरंगे उपयोग की जाती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिन्हें आम इंसान नहीं सुन सकता है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं वो। और पराश्रव्य तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? पराध्वनिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब आपको जीवन में नहीं भूलेगा कि आखिर पराश्रव्य तरंगे होती क्या हैं। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा होता पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है, हम पढ़ के निकल जाते 20,000 हर्ट्ज से अधिक, खत्म। अगर आपको नहीं पता है कि पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं तो क्या जीवन में कभी जान पाएंगे? नहीं। तो जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ज़रूरी होता है कि पराश्रव्य तरंगे। अब हमें तो ये भी पता चल गया कि हम और आप हैं वो कितनी आवृत्ति तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियाँ हम सुन सकते हैं, ये हमारी क्षमता है।
और इसके पार जो हो जाती है 20,000 हर्ट्ज से पार, वो हम नहीं सुन सकते, वही कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? पराध्वनिक तरंगे। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस में होता है? अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स हैं, सोनार टेक्निक्स है, उसमें यूज होता है। तो अगर सवाल कैसे भी पूछ लेगा पराश्रव्य तरंगों से तो आप उसको कर पाने में सक्षम होंगे। ये होता है थोड़ा सा एक तरीका कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमने अलग अलग डायमेंशन से उस चीज़ को पढ़ी है, ताकि एग्जामिनर कैसा भी सवाल अब पूछेगा तो हमसे वो सवाल अब बनेंगे। तो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा करिए, कोई टॉपिक पढ़ा करिए, तो उसे ऐसे कि अब इससे रिलेटेड आप कुछ पूछ लो, हम सब बताने में सक्षम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है बताइए? प्रकाश जब धीमे माध्यम से तीव्र माध्यम में जाता है, प्रकाश तीव्र माध्यम से धीमे माध्यम में जाता है, या इसके लिए कोई शर्त नहीं है, या सभी माध्यमों में हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है बताइए, जल्दी बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है? मैंने आप सबको बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब जो प्रकाश है किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है? तो जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से, और सघन माध्यम में क्या क्या? कांच, पानी। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से किस में प्रवेश करता है? सघन माध्यम से प्रकाश जाता है विरल माध्यम में। विरल माध्यम मतलब हवा में। तो कभी सवाल आ जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, तो जब प्रकाश तीव्र माध्यम मतलब सघन माध्यम से, धीमा माध्यम मतलब विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और एक स्थिति और होती, वो स्थिति है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो ये दोनों स्थितियां पूछी जाती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो जब मैं यहाँ थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं कि मान लीजिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। अरे यार हट गया ये, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है बताइए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब, अभी ये सारे ऑप्शंस मैंने बताए थे, अभी मैंने आपको समझाया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम यानी कि तीव्र माध्यम में मैंने क्या बताया, जैसे पानी है, कांच है, उनसे कहाँ प्रवेश करता है? विरल माध्यम में। विरल माध्यम क्या बताया मैंने? हवा बताई, हवा में प्रवेश करता है। दूसरी स्थिति क्या मैंने बताई कि दूसरी स्थिति क्या होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा क्रांतिक कोण से। आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होगा? क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा। अब स्थिति कैसी होती है मैं बताती हूँ। देखिए, अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं। मान लीजिए सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता नहीं है, बस ये उससे दूर हट जाता है। तो प्रक्रिया क्या होती है कि प्रकाश परिवर्तित ना होकर वापस सघन माध्यम में ही लौट आता है। जब प्रकाश वापस सघन माध्यम में ही लौट आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। मतलब जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है, प्रकाश वापस सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है, वहाँ होती है पूर्ण परावर्तन की घटना। जैसे मृगमरीचिका सुनी होगी आपने, सबने साइंस में पढ़ा होगा। एक पानी का ये बॉक्स होता है, मान लीजिए ये है पानी का बॉक्स, इसमें पानी डाला हुआ है, इसमें एक पेंसिल डली हुई है, वो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि भरे हुए पानी के जार में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होता है। क्लियर? थोड़ी सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन दो स्थितियों में होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब प्रकाश तेज, ये सघन जो माध्यम होता है इसको तीव्र माध्यम बोलते हैं। जब प्रकाश तीव्र माध्यम से किस में प्रवेश करता है? विरल मतलब धीमे माध्यम में प्रवेश करता है, तो जो प्रकाश है वापस सघन माध्यम में ही अपवर्तित हो जाता है। ऐसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि आपतन कोण का मान हमेशा ज़्यादा होता है क्रांतिक कोण से।
तो सवाल आ जाए कभी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो स्थितियां कौन सी हैं, तो पहली स्थिति है कि प्रकाश तीव्र माध्यम से धीमे माध्यम में प्रवेश करेगा। दूसरी तरह पूछ सकता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। तो दोनों स्थितियां याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विरल सघन में बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये जो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है आपके सिलेबस का पार्ट। तो कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, मतलब तेज माध्यम से धीमे माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान ज़्यादा होता है क्रांतिक कोण से। अब लगा दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है? तीव्र माध्यम से धीमे माध्यम में प्रवेश करता है। ये है सघन माध्यम, इसको तीव्र माध्यम कहते हैं। ये है विरल माध्यम, धीमा माध्यम में प्रवेश करता है। एक सवाल पूछ सकता था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? आपतन कोण का मान बड़ा है क्रांतिक कोण से, आपतन कोण बराबर है क्रांतिक कोण के, आपतन कोण छोटा है क्रांतिक कोण से। तो आप यहाँ पे लगा के आते कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सवाल अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड कैसे भी पूछा जाएगा आप कर पाएंगे। एक सवाल और पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान जो प्रकाश होता है वापस किस माध्यम में परिवर्तित हो जाता है? तो ये प्रकाश वापस सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाता है। पेंसिल की मुड़ी हुई जो दिखाई देती है पानी में, वो किस घटना के कारण दिखाई देती है? नीचे ऑप्शंस दे देगा, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पानी के जार में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृगमारीचिका किसके कारण होती है? बहुत सवाल पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती। क्लियर? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? बताइए, लेंस का सूत्र क्या है? आप सब, लेंस का सूत्र क्या है? आप सबके सामने कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। 1/f इक्वल टू 1/u 1/v, f इक्वल टू u प्लस v, v इक्वल टू u प्लस at, f इक्वल टू ma। बताइए लेंस का सूत्र क्या होता है? जल्दी बता दीजिए कि लेंस का सूत्र क्या है। देखिए जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। लेकिन ये होता क्या है? देखिए जो f है वो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 1/f। u क्या होती है? लेंस से किसी वस्तु की दूरी। जो लेंस है उससे जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है? तो लेंस से वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी किस में दिखती है? 1/u में। और v क्या है? लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि u क्या दर्शाता है, v क्या दर्शाता है, तो याद रखना पड़ता है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो u दर्शाता है वस्तु की दूरी और v दर्शाता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि लेंस का सूत्र क्या है। तो हमने जाना कि लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, पहला सवाल। दूसरा, f क्या बताता है? f बताता है लेंस की फोकस दूरी को। f किसको बताता है? लेंस की फोकस दूरी को बताता है। u कभी कभी दे देता है कि लेंस सूत्र में u किसको डिनोट करता है, और कई सारे ऑप्शंस दे देगा। प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फिर आप क्या लगा के आएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि u क्या दर्शाता है? जो लेंस होता है उससे वस्तु की दूरी को दर्शाता है u। तो u क्या दर्शाता है? लेंस से वस्तु की दूरी को। और v क्या दर्शाता है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को। तो कभी ऐसे भी सवाल आए तो उसके लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए। जब लेंस आया है सामने तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बननी चाहिए आपसे, ताकि कैसा भी सवाल आए आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो क्या है? u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। क्लियर? पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस at। ये क्या है? मान लीजिए ये आ जाए v इक्वल टू यू प्लस at। ये किसको दर्शा रहा है? तो ये गति का फर्स्ट नियम दर्शा रहा है, गति के पहले नियम को दर्शा रहा है। f इक्वल टू ma क्या है? गति का सेकेंड नियम, गति का दूसरा नियम, f इक्वल टू ma। मान लीजिए पूछ लेता अभी कि निम्नलिखित समीकरणों में से गति का पहले नियम का सूत्र कौन सा है, गति के पहले नियम का समीकरण कौन सा है, तो आप क्या लगा के आते? तो अब आपको पता है कि क्या है गति के पहले नियम का समीकरण। गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस at। f इक्वल टू ma किसका है? गति का दूसरा नियम है, न्यूटन ने जो दिया था।
न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से गति के पहले नियम का समीकरण कौन सा है। तो अब आप बिल्कुल बता के आएंगे कि गति के पहले नियम का समीकरण क्या है, v = u + at है और F = ma, ये फोर्स है, ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। क्लियर? तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ा करिए, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने वाले को भी पढ़ने वाले को भी कि हाँ हमें एक जगह चीज़ें पता चल रही हैं सारी। कल आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन भर दिया सोशल साइंस की क्लास में कि साइंस की भी लाइए, साइंस की भी क्लासेस लाइए। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही लग नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, सब वेट करते रहते हैं क्लास का, तो क्लास होनी चाहिए और आके आप लोगों के सामने पढ़ाने से एक एनर्जी आ जाती है खुद ब खुद। तो लेंस का सूत्र हमने क्या जाना, 1/f लेंस की फोकस दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। निम्नलिखित समीकरणों में से गति का पहला समीकरण कौन सा है, तो v = u + at है, F = ma गति का दूसरा नियम है, F मीन्स फोर्स, m = जो द्रव्यमान मास होता है और a का त्वरण हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के कितने नियम है टोटल, 3 नियम है। किसने दिए थे बताइए? ओम के नियम के अनुसार v = IR में r क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार v = IR, ये ओम का नियम है, v = IR। इसमें जो r है वो क्या है, r के विषय में पूछा गया है कि r क्या है और ऑप्शन दिया गया है धारिता, प्रतिरोध, बल, आवेश। बताइए ओम के नियम के अनुसार v = IR में I क्या दर्शाता है, बताइए। नियम दिया गया है v = IR, तो जो v है वो तो वोल्टेज दर्शा रहा है, वोल्टेज, विभवांतर। I क्या दर्शा रहा है, विद्युत धारा। I क्या बता रहा है, विद्युत धारा। और R क्या बताता है, R बताता है प्रतिरोध को। तो अब बताइए कि प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, बताइए। तो अब राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप सबको पता है ओम के नियम के अनुसार v = IR है। v किसको दर्शा रहा है, हमने जान लिया, v वोल्टेज यानी विभवांतर को दर्शा रहा है, I विद्युत धारा को दर्शा रहा है। तो R किसको दर्शाएगा, R प्रतिरोध को दर्शाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न होती है वही प्रतिरोध कहलाता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि प्रतिरोध किसे बोलते हैं, तो वो भी जान ही लीजिए यहाँ पे। विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न होती है या अवरोध उत्पन्न होता है वही प्रतिरोध कहलाता है। तो ओम के नियम के अनुसार v = IR, v वोल्टेज को, I विद्युत धारा को, R प्रतिरोध को। R पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोध होता क्या है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी माध्यम में, मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा ये प्रवाहित हो रही है और अचानक से कोई एक माध्यम ये आ गया, तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में ये जो प्रतिरोध है, ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है, यही क्या कहला जाएगा, यही प्रतिरोध कहलाता है। कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या कहला रहा है, प्रतिरोध कहला रहा है। ये क्लियर? तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो भी बताइएगा, भूलना नहीं है ये बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। समस्थानिक क्या होते हैं बताइए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक है ना आपके सिलेबस में, बताइए समस्थानिक क्या होते हैं। आइसोटोप्स जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग हो, जिनकी दोनों संख्या समान हो, जिनका कोई संबंध नहीं। अब देखिए, जब हम किसी चीज़ को आपको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच अंतर बताया, तो अब आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या क्या कहलाती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की कुल संख्या कहलाती है। अभी हमने जाना
प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो अब हमारा यहाँ पे रिवीजन हो रहा है कि हमने पढ़ा था कि परमाणु संख्या क्या होती है किसी भी तत्व की। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है। मैंने कहा कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब ये है कि सोडियम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या टोटल 11 है। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब आ जाते हैं सवाल में। सवाल क्या कह रहा है? समस्थानिक क्या होता है? देखिए समस्थानिक क्या होते हैं ये जान लेते हैं। देखिए एक ही तत्व के, मान लीजिए कोई एक तत्व है, मैंने माना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ही अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु है, इस परमाणु के ही अलग, इस तत्व के, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हाइड्रोजन एक तत्व है, इस हाइड्रोजन तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, अलग अलग परमाणु होते हैं। इन अलग अलग परमाणुओं की प्रोटॉन संख्या तो समान होती है, और मैंने प्रोटॉन संख्या क्या बताया है? प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो इनकी प्रोटॉन संख्या तो समान होती है, प्रोटॉन संख्या, हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं की प्रोटॉन संख्या कैसी होती है? समान होती है, लेकिन जो इनकी द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। अभी हम समझाएंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती। कैसे अलग अलग होती है? कुछ उदाहरण से समझते हैं। हमने क्या जाना कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन तत्व के अनेक परमाणु, अलग अलग परमाणु। हाइड्रोजन तत्व के जो अलग अलग परमाणु हैं उनकी प्रोटॉन संख्या समान है, प्रोटॉन संख्या समान है मतलब परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग होने का मतलब है कि प्रोटॉन अगर एक तरह से समान भी हो जाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है। कैसे? समस्थानिक का सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? यहीं पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहेगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ये प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, जगह कम है यहाँ पे, प्रोटॉन प्रोटॉन यहाँ लिख देते हैं, दूसरा है ड्यूटेरियम। और ये सब हमने साइंस में पढ़ा है 6th 7th में, आप सब ने पढ़ा होगा। और तीसरा है ट्राइटियम। अब मैं इतना सब क्यों लिख रही हूँ? सिर्फ समझाने के लिए कि थोड़ा सा आइसोटोप्स आपके समझ में आ जाए, समस्थानिक समझ में आ जाए कि होता क्या है। अब आप इसका आंसर खुद लगाएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। इसको समझने के बाद आप इसको खुद कैपेबल होंगे समझने में। कैसे? देखिए, मैंने कहा कि हाइड्रोजन एक तत्व है, इस हाइड्रोजन तत्व के अलग अलग परमाणु हैं जिनकी प्रोटॉन संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग। तो मैंने क्या कहा? प्रोटॉनों की संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो अब आप इसका आंसर खुद लगा पाएंगे कि अभी हमने जाना कि ऐसा कोई तत्व जिसकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ये परमाणु संख्या ये समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु है ये मिट गया, प्रोटियम। जगह कम होने के कारण बोर्ड में यही होता है, और एक जगह लिखना भी ज़रूरी होता है, तभी आपको समझाया जा सकता है एक ही जगह। इसको अच्छे से लिख देते हैं, प्रोटियम। ये अब हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखिए, आप इसमें एक चीज़ जो कॉमन देखेंगे कि जो इसकी परमाणु संख्या है, जो इसकी परमाणु संख्या है वो समान है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। तो जो समस्थानिक होते हैं उनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 0 1 2, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा क्लैरिटी के साथ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई? देखना एक बार। हाँ चल, क्लियर? चलिए, तो आपने जाना कि क्या होती है, कोई समस्थानिक क्या होता है जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक चीज़ नहीं भूलना है, क्या कभी कभी सवाल एक चीज़ और पूछ लेता है, यहीं पे बता देती हूँ मैं कि समस्थानिक हमने जाना, समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या जो है वो समान है। परमाणु संख्या किसे बोलते हैं? परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या कहलाती है। और द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? सवाल पूछा जाए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम यहाँ मैं बड़े अक्षरों में लिख देती हूँ, वहाँ पे क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही थी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, वहाँ पे मैं बहुत छोटे अक्षरों में मैंने लिखा था, हो सकता है आप लोगों को उसमें ना समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्राइटियम, 3H, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन सब में परमाणु संख्या समान है। इन सब की जो परमाणु संख्या है वो कैसी है? समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। इसमें 0 है न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें 1 है और इसमें 2, 0, 1, 2, ये न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। तो द्रव्यमान संख्या अलग कब होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे अलग हो गई? क्योंकि द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन अलग हो गए, सबके न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए, इस वजह से द्रव्यमान संख्या अलग हो गई। और न्यूट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक आपको दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से समझा दिया गया है समस्थानिक, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल ने क्या सिद्ध किया है? बोर मॉडल क्या है बताइए? बोर का मॉडल क्या है? हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल ने क्या सिद्ध किया है? बोर के मॉडल ने क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं, न्यूट्रॉन होता नहीं है परमाणु में, या प्रोटॉन के बिना भी तत्व हो सकता है। तो बोर मॉडल बेसिकली क्या बताता है? जल्दी बता दीजिए कि बोर मॉडल ने क्या बताया है। देखिए, बोर मॉडल बेसिकली आप सबको पता है, बोर ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये है कोई परमाणु, ये है परमाणु का नाभिक, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाने का काम करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो परमाणु स्थिर अवस्था में होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से 2 तत्व पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक 2 तत्व पाए जाते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कैसा चार्ज होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, उनमें माइनस चार्ज पाया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज पाया जाता है? प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, या मतलब प्लस चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? इसमें कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन में। तो थोड़ा सा ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अगली चीज़, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन जी ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक जी ने की थी। और एक सवाल जो मैंने पिछले बार भी किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वो बताइए आप। क्लियर? तो हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में रहता है। ऊर्जा स्तर का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और जब तक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है परमाणु स्थिर अवस्था में रहता है। और यही कहता है क्या? बोर मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। और ये मैंने आपको यहाँ चित्र बना के दिखाया है। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक, परमाणु के नाभिक के चारों ओर। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन भी कहाँ पाया जाता है? न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बोर मॉडल क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और खो जाए तो खोज पता ही चल गई कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की आप बताएंगे। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को किस रूप में देखा जाता है? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम पद्धति आपके सिलेबस का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन को किस रूप में देखा जाता है?
क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में देखा जाता है? और आप सबके सामने ऑप्शन है कण के रूप में, तरंग के रूप में, तरंग और कण दोनों के रूप में, स्थिर वस्तु के रूप में। बताइए किस फॉर्म में देखा जाता है? क्वांटम यांत्रिकी में इलेक्ट्रॉन्स को किस फॉर्म में देखा जाता है? जल्दी बताइए, टेस्ट तो आपका चल रहा है ना, कौन बताएगा? बताइए। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको तरंग और कण दोनों के रूप में देखा जाता है। कैसे? चलिए समझ लेते हैं। तरंग और कण दोनों के रूप में देखा जाता है का मतलब ये होता है कि एक ही समय में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है वो तरंग के गुण भी दर्शाता है और कण के गुण भी दर्शा सकता है। तरंग और कण दोनों के गुण दर्शा सकता है इलेक्ट्रॉन एक ही समय में, दोनों गुण। तो बेसिकली ये क्या कहलाता है? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को किस रूप में देखा जाता है? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को तरंग और कण दोनों के रूप में देखा जा सकता है। और तरंग और कण दोनों के रूप में देखा जाने का मतलब ये है कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही समय में तरंग के गुण भी दिखा सकता है और कण के रूप में भी अपने गुण दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन। ये तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही समय में, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग समय में, कि कभी वो तरंग के गुण दर्शा रहा है, कभी वो कण के गुण दर्शा रहा है, बिल्कुल नहीं। एक ही समय में वो तरंग के गुण भी दर्शा देता है और एक ही समय में वो कण के गुण भी दर्शा देता है, दोनों गुण। तो एक ही समय में जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाता है। यही कहलाता है जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल इलेक्ट्रॉन का। कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में देखा जाता है? कि इस फॉर्म में देखा जाता है कि वो तरंग और कण दोनों के रूप में काम करता है, या तरंग और कण दोनों के रूप में एक ही समय में वो काम कर सकता है, या दोनों के गुण एक ही समय में दर्शा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक समय में तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी आता है। मेरा बार बार रिपीट करने का आशय सिर्फ इसलिए रहता है कि जितनी मल्टीपल्स टाइम्स आपको चीज़ें रिवाइज करवाई जाएंगी, बताया जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा जाती चली जाएंगी। एग्जाम हॉल में अगर कभी भी ये चीज़ आई, ये क्वेश्चन आया, तो आपको जो बार बार बोला जा रहा है तरंग और कण दोनों के रूप में, आपको कम से कम याद रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही समय में तरंग के गुण भी दर्शा देता है और कण के गुण भी दर्शा सकता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जो फर्स्ट क्लिक होती है आंसर की वही करता है, क्योंकि हमने वो चीज़ कहीं पढ़ी होती है, सुनी होती है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र क्या है बता दीजिए जल्दी से, कि बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? बेंजीन, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, C6H12, C6H6, C5H5, C4H10। बताइए बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? बहुत सरल है, बताइए बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? बेंजीन का आणविक सूत्र होता है C6H6। इसका मतलब होता है कि हर कार्बन परमाणु से प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन परमाणु। तो बेंजीन का जो सूत्र है, वो बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। ये याद रखना है क्योंकि रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? बेंजीन का आणविक सूत्र है C6H6। क्लियर? और C6H12 किसका है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है C6H12 साइक्लोहेक्सेन का है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसका जो सूत्र है वो क्या है? C6H12 साइक्लोहेक्सेन। इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा आप लोग। C4H10 ब्यूटेन का होता है। क्लियर? तो बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? C6H6 है। और C6H6 का मतलब होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। C6H12 किसका है? साइक्लोहेक्सेन का है, जहां तक मुझे जानकारी है। C4H10 किसका है? ब्यूटेन का। तो कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये चीज़। C4H10 ब्यूटेन का, C6H12 साइक्लोहेक्सेन का, C6H6 बेंजीन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्योंकि आणविक सूत्र अधिकतर एग्जाम में आपके देखे जाते हैं, अधिकतर। पहला सवाल है, अगला सवाल, परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? देखिए आ गया ना। मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज़ आप पढ़ा करिए तो एक जगह सारी चीज़ें पढ़ लिया करिए, तो बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बार बार अभी पढ़ा है द्रव्यमान संख्या,
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। हमने बार बार पढ़ा है परमाणु संख्या मतलब टोटल प्रोटॉन्स की संख्या का योग। अब वही सवाल आ गया है कि परमाणु संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन की संख्या का योग, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। तो क्या अब आपको डाउट्स है इसमें किसी भी तरह का? हमने बार बार पढ़ी है ये चीज़ें कि परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। तो ये क्या कहला जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, द्रव्यमान संख्या। अंतर पता होना दोनों में ज़रूरी है, आपको अंतर पता होना दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग। तो अगर सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या पूछी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या। मैं यहाँ पे सिर्फ अंतर बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्लियर? तो थोड़ा सा अब डाउट्स क्लियर रहेंगे कि अगर सिर्फ परमाणुओं की संख्या सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या देखी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या देखी जाएगी तो ये परमाणु संख्या हो जाएगा, और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग देखा जाएगा तो ये द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या का योग। अब इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर डाउट आया आपके एग्जाम में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, तब तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर एग्जाम हॉल में सवाल आ जाएगा कि परमाणु संख्या किसकी संख्या दर्शाती है, तो आप झट से लगा के आएंगे प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसकी संख्या दर्शाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है कि चीज़ें वहाँ पे भी एग्जाम हॉल में भी कम से कम याद रहें। कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है? कूलॉम का जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है? बताइए, कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वस्तु के भार पर, वस्तुओं की दूरी और आवेश पर, समय पर, क्षेत्रफल पर। जल्दी बताइए कि जो कूलॉम का नियम है वो किस पर निर्भर करेगा? कूलॉम का नियम किस पे लगता है? सबसे बड़ी बात तो ये बताइए, कूलॉम का नियम किस में लगता है? आप सबको पता है कि दो आवेशित वस्तुएं हैं, ये दो आवेशित वस्तुएं हैं, इनके बीच एक बल काम करता है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, यही है कूलॉम का नियम। दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। दूसरा, दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों आवेशित वस्तु, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज वस्तु है, दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये है कूलॉम का नियम। तो सबसे पहले अगर कुछ पढ़िए तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि वो है क्या, किसके बारे में बात की जा रही। तो कूलॉम का नियम लगता किस पे है? कूलॉम का नियम लगता है दो आवेशित वस्तुओं पे, दो आवेशित वस्तुओं पे लगता है कूलॉम का नियम। ये दो चार्ज वस्तुएं, दो आवेशित वस्तुओं पर सबसे पहले कूलॉम का नियम लगता है। सवाल इस तरह भी तो पूछ सकता है कि कूलॉम का नियम किस पे लगता है? तो कूलॉम का नियम दो आवेशित वस्तुओं पर लग रहा है, और कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो उन दोनों वस्तुओं के में जो आवेश है, जो चार्ज है, उसके परिमाण के समानुपाती होता है, और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आंसर क्या होगा? कूलॉम का जो नियम है वो किस पर निर्भर कर रहा है? ऑप्शंस देखिए, दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है और आवेशों के जो परिमाण है उसके समानुपाती है। तो वस्तुओं की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और आवेश के समानुपाती है, तो ये उन दोनों पर निर्भर कर रहा है। मैं ऐसे भी बता सकती थी इसमें आपको कि कूलॉम का नियम दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते कि कूलॉम का नियम क्या है, पहले ये तो बताओ, तब तो हम जान पाएंगे कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए कूलॉम का नियम बताना ज़रूरी है कि कूलॉम का नियम किस पे लगता है? दो चार्ज वस्तुओं पर लगता है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगता है, और दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो इन दोनों वस्तुओं में जो चार्ज लग रहा है, जो आवेश लग रहा है, उसके परिमाण के समानुपाती होता है। दूसरा,
जो इन दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है वो इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम बेसिकली वस्तुओं के बीच की दूरी और वस्तुओं के बीच के आवेश इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के बीच की दूरी और आवेश। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर ऐसे पढ़ेंगे तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी आपको। अगला सवाल, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक पूछे जाते हैं। एसआई पद्धति में दाब का क्या मात्रक है? न्यूटन है, जूल है, पास्कल है, वॉट है? जल्दी बता दीजिए। बहुत सरल सवाल है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या है? जल्दी बता दीजिए। दाब का पूछा है, आप सबको पता है। न्यूटन किसका है? बल का है। जूल किसका है? वर्क और एनर्जी का है। कार्य और ऊर्जा का है। वर्क और एनर्जी का क्या है? जूल है। पास्कल किसका है? दाब है। वॉट किसका है? पावर यानी कि शक्ति। पावर का क्या है? वॉट है। तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल का। जूल किसका एसआई मात्रक है? वर्क और एनर्जी का। पास्कल किसका है? दाब का, प्रेशर का। और वॉट किसका है? पावर का। तो ये थोड़ा सा एसआई मात्रक याद रखिएगा। दाब का पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। क्लियर? तो एसआई पद्धति में दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। वर्क और एनर्जी का क्या है? जूल। फोर्स का क्या है? न्यूटन। पावर का क्या है? वॉट। तो ऐसी थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा क्या दर्शाती है? बताइए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? जल्दी बता दीजिए। विशिष्ट ऊष्मा क्या दर्शाती है? 1 ग्राम पदार्थ को वाष्प बनाने में ली जाने वाली ऊष्मा, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ली जाने वाली ऊष्मा, वस्तु को पिघलने में ली जाने वाली ऊष्मा या ऊष्मा का प्रवाह। तो आप सबको मैं बता दूं, विशिष्ट ऊष्मा वो होती है जो किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का उपयोग होता है वही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मान लीजिए कोई पदार्थ है मेरे हाथ में और मान लीजिए पानी है। पानी का ताप मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे उसे हीट करना पड़ेगा, उसे ताप देना पड़ेगा। तो जितना मैं उसको टेम्परेचर दूंगी या जितना पानी को मैं ऊष्मा दूंगी उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। फिर से रिपीट कर दूं, मेरे हाथ में मैं आपको ऑप्शंस दे के दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये मेरे हाथ में पानी का बॉटल है, ये पानी है। पानी का जो बॉटल है इससे मैंने 1 ग्राम पानी लिया। उस पानी को मुझे गर्म करना है, हीट करना है। तो उस पानी को गर्म करने के लिए मैं क्या दूंगी? ऊष्मा दूंगी। गर्म करेंगे पानी को तो कितनी ऊष्मा दिया जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, और जितनी ऊष्मा दी जाएगी वही कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको जितनी ऊष्मा दी जाती है वही क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा मानी जाती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा क्यों मानी जाती है? इसका कारण है क्योंकि पानी को गर्म होने में भी समय लगता है और पानी को ठंडा होने में भी समय लगता है। पानी को गर्म होने में भी समय ज़्यादा लगता है और पानी को ठंडा होने में भी समय ज़्यादा लगता है। इस वजह से पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो कभी सवाल आ जाए कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसकी है, तो पानी की। और सबसे कम किसकी होती है? रेत की। रेत की क्यों कम होती है? क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि कोई चीज़ भूंजने के लिए हम जैसे ठेले वाले हैं वो रेत का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आप पानी को गर्म करेंगे तो भी पानी लेट गर्म होगा, आप पानी को गर्म से वापस ठंडा करेंगे तो भी ठंडा लेट होगा। तो इसलिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। जब पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत है, तो विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगती है, अब मुझे पानी को गर्म करना है और पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। तो जब पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो पानी को गर्म करने में समय ज़्यादा लगेगा। जब पानी को गर्म करने में समय ज़्यादा लगेगा तो उसमें लगने वाली ऊष्मा ज़्यादा लगेगी। तो जब ऊष्मा ज़्यादा लगेगी तो विशिष्ट ऊष्मा पानी की वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा लगती है वो विशिष्ट ऊष्मा है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी को गर्म होने में भी समय लगता है और पानी को ठंडा होने में भी समय लगता है। क्लियर? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को किस रूप में देखा जाता है? तो अभी हम सब ने जान ही लिया है कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन को तरंग और कण दोनों के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही समय में, अभी हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में तरंग के रूप में भी काम करता है, तरंग के रूप में भी काम कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और कण के रूप में भी काम कर लेता है।
तो इसलिए जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस रूप में देखा जाता है? तरंग और कण दोनों फॉर्म में देखा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही समय में तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी काम कर लेता है। तो ये तरंग और कण दोनों के रूप में देखे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमने किया है। अब एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने कहा था ना रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, CH3CHO, C2H6, CH3COOH, C2H4। बताइए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी बता दीजिए, बिना किसी देरी के बताइए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है। तो बताइए जल्दी एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऐसे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CHO और इसे ही कहा जाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी सवाल आ जाए कि एसिटल्डिहाइड के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? एथेनॉल, एथेन, इथीन, तो किसे जाना जाता है? एथेनॉल के नाम से। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CHO, इसे ही एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। C2H6 किसका सूत्र है? एथेन का। CH3COH एसिटिक एसिड। ये सवाल पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस ही करनी है। आप समय ज़्यादा है नहीं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी होगी वही आपके एग्जाम में काम आने वाली। क्लियर? तो क्या जाना हमने? एथेनॉल पूछा था, तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3CHO और इसे को क्या जाना जाता है? एसिटल्डिहाइड के रूप में। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। CH3COH किसे कहते हैं? एसिटिक एसिड को कहते हैं। और C2H4 क्या है? C2H4 एथीन, एथीन का है। तो कभी इसके रासायनिक सूत्र आए तो थोड़ा सा दिमाग में बात याद रखिएगा। एथीन। तो CH3CHO किसका है? एथेनॉल का है, इसी को एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। C2H6 एथेन का सूत्र है, CH3COH एसिटिक एसिड का सूत्र है, C2H4 एथीन का सूत्र है। तो ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सूत्र, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। दिमाग में इनको बनाए रखना है कि CH3CHO एथेनॉल का है, इसी को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। C2H6 एथेन का है, CH3COH एसिटिक एसिड का है और C2H4 एथीन का है। आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्कमिडीज का सिद्धांत आपके सिलेबस का पार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़े पोर्शन को कवर भी करता है। तो चलिए बताइए आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पे आधारित है? ऑप्शंस दे देती हूँ मैंने बहुत अच्छे से आर्कमिडीज सिद्धांत पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके साइंस की मैराथन क्लासेस देख लीजिएगा, सोशल साइंस की मैराथन क्लासेस देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो क्लासेस। तो आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पे आधारित है? संवेग, उत्प्लावन बल, घर्षण, गुरुत्व। बताइए आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी पानी के जार में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी पानी के जार में डुबोया जाता है ये, तो वो वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटाती है। तो ये जितना पानी हटता है उस पानी के हटने के भार के बराबर ऊपर की तरफ एक उत्प्लावक बल काम करता है, उत्प्लावक बल काम करता है। तो मैंने क्या बताया कि जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है। ये वस्तु जितना पानी विस्थापित करेगी, जितना पानी हटाएगी, उतने ही भार के बराबर ऊपर की तरफ एक उत्प्लावक बल काम करेगा। यही कहलाता है आर्कमिडीज का सिद्धांत। और एक चीज़, एक सवाल जो पूछा जाता है, यदि उत्प्लावक बल ज़्यादा हुआ तो वस्तु डूब जाएगी या तैरेगी? तो अब आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है कि यदि इस पानी में हमने किसी पदार्थ को डुबोया, इसने जितना पानी हटाया उससे हटाने के भार के बराबर ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल काम कर रहा है, तो यदि ये ऊपर की तरफ कार्य करेगा, वस्तु को ऊपर की ओर खींचेगा, तो वस्तु तैरेगी कि डूबेगी? तो यदि ये बल वस्तु को ऊपर की ओर खींचेगा तो वस्तु तैरेगी। तो अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा हुआ तो वस्तु क्या होगी? अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा हुआ तो वस्तु तैरेगी, और यदि उत्प्लावक बल कम हुआ तो वस्तु डूब जाएगी। उत्प्लावक बल कम होगा मतलब ऊपर की तरफ खींच नहीं पाएगा प्रॉपर, तो वस्तु नीचे जाके ये डूब जाएगी। तो ये एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर किस आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो उत्प्लावक बल वस्तु पर काम करता है वो ज़्यादा लगेगा तो वस्तु कैसी होगी? तो यदि उत्प्लावक बल ज़्यादा लगेगा तो वस्तु को ऊपर की ओर खींचेगा,
खींचेगा तो वस्तु तैरेगी, और यदि उत्प्लावक बल कम हुआ तो प्रॉपर खींच नहीं पाएगा तो वस्तु डूब जाएगी। क्लियर? तो थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखिएगा और समझने का भी थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ये ब्लैक बोर्ड कैसे गंदा सा आ रहा है भाई। चलिए, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी ठोस द्रव में या गैस में किसी वस्तु को, ठोस वस्तु को डुबोया जाता है, किसी पदार्थ को डुबोया जाता है, तो वो पदार्थ अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करता है। जितना पानी विस्थापित हो रहा है उसके भार के बराबर ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल काम करता है। ये उत्प्लावक बल जितना ज़्यादा होगा उतना वस्तु ऊपर की ओर जाएगी और तैरेगी, और ये उत्प्लावक बल अगर कम होगा तो वस्तु डूबेगी। और ये सवाल पूछा जाता है कि यदि उत्प्लावक बल ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? तो वस्तु तैरेगी, कम हुआ तो डूब जाएगी। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्प्लावक बल पे आधारित। क्लियर? और मैंने बता दिया कि उत्प्लावक बल कैसे काम करता है। और ये क्वेश्चंस की, जो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो इस क्लास में पहली बार है, आपको मैं बता दूं कि ये पहला टेस्ट नहीं है, ये 5वां टेस्ट है साइंस का। टेस्ट प्रॉपर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में पड़े हैं। मैराथन क्लासेस आप देखेंगे, उसमें मैराथन क्लासेस करके जो पॉइंट है उसमें भी इसी तरह के MCQ सॉल्व करवाए गए हैं। एक वीडियो में 100+ क्वेश्चंस। जाइए प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम अगले महीने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोगी है? बताइए। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है वो किसके लिए होता है? ऑप्शन है आपके सामने, जनरेटर, मोटर, अपवर्तन, परावर्तन। तो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि जो अंगूठा है, कभी कभी पूछता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता है, याद रखिएगा, चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा दर्शाता है। दूसरा पूछा जाता है कि तर्जनी क्या दर्शाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में? तर्जनी क्या दर्शा रही थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे पूछा है ना कि किसके लिए उपयोगी होता है, तो अभी हम बता रहे हैं कि अंगूठा बताता है चालक की गति की दिशा, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो माध्यिका होती है, जो मध्य की जो उंगली होती है, वो बताती है प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा कौन सी? मध्य उंगली, मध्यमा। अब प्रेरित धारा की दिशा किसके लिए उपयोगी होगी? मोटर, अपवर्तन, परावर्तन, जनरेटर, आप खुद बताइए। तो किसके लिए उपयोगी होगी? ये जनरेटर के लिए उपयोगी होती है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसमें जो अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है? आप सबने जब साइंस पढ़ी होगी बचपन में तो सवाल पूछा जाता था, जहाँ तक मुझे याद है, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, पूछा जाता था। तर्जनी क्या दर्शाती है और किसके लिए उपयोग होता है? तो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर में, इस जनरेटर में धारा किस ओर बह रही है, प्रेरित धारा की दिशा बताने के उपयोग में आता है। प्रेरित धारा की दिशा बताने के उपयोग में आता है। तो प्रेरित धारा की दिशा बताने के उपयोग में क्या आ रहा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में? चालक की गति की दिशा। तो चालक की गति की दिशा का बताने का काम अंगूठे का है। तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और माध्यमा क्या बताती है? प्रेरित धारा की दिशा, जो काम आती है इसी जनरेटर में। क्लियर? तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम अगर कभी आए और पूछ ले कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या बता रहा है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा बता रहा है। तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। प्रेरित धारा की दिशा कौन बताती है? मध्यमा बताती है, मध्य की जो उंगली होती है वो बताती है। और प्रेरित धारा की दिशा किसके काम में आती है? जनरेटर के काम में आती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों में समावयता, फंक्शनल ग्रुप का क्या महत्व होता है? बताइए, फंक्शनल ग्रुप्स क्या महत्व के होते हैं? कार्बनिक यौगिकों में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये, इसका क्या महत्व होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। रासायनिक गुणों को निर्धारित करना, भौतिक गुणों को निर्धारित करना, केवल नामकरण के लिए जरूरी है या कोई महत्व नहीं? लास्ट का है कोई महत्व नहीं है। तो बताइए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या काम करते हैं? आप सबको पता होगा कि एक ही फंक्शनल ग्रुप के जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही फंक्शनल ग्रुप के जितने भी, मान लीजिए समान फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप के जितने यौगिक होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या हो जाता है? फंक्शनल ग्रुप का काम हो जाता है रासायनिक गुणों का निर्धारण करना।
क्योंकि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप की चीज़ें हैं तो उन सभी के रासायनिक गुण समान होंगे। इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप अधिकतर क्या दर्शाता है, रासायनिक गुणों का निर्धारण करने में काम आता है। एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले जो यौगिक हैं उनके सभी के रासायनिक गुण सभी के समान होते हैं, भले उनकी कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, भले उनके कार्बनिक यौगिकों की संख्या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करती। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप के हैं तो सीधी सी बात है, सेम फंक्शनल ग्रुप तो उनके रासायनिक गुण समान। तो फंक्शनल ग्रुप का क्या महत्व होता है, उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण। क्यों रासायनिक गुणों का निर्धारण, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप के जितने भी रासायनिक गुण हैं वो सब समान होते हैं, तो वो रासायनिक गुणों का निर्धारण करने में भी काम आ जाता है। एक फंक्शनल ग्रुप में मान लीजिए 10 चीज़ें हैं, तो अगर एक का अध्ययन कर लिया तो 10 के बारे में वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनके रासायनिक गुण तो समान ही हैं। तो ऐसे संरचना काम करती है कि एक का अध्ययन कर लो, एक फंक्शनल ग्रुप का, उसके रासायनिक गुण सभी के समान हैं, तो रासायनिक गुणों का निर्धारण अपने आप हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक गुणों का निर्धारण करने में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। परमाणु के केंद्र में कौन सा कण पाया जाता है? आधा सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए इसमें आपको राइट आंसर देने में, कि परमाणु के केंद्र में, केंद्र पूछा है, केंद्र में कौन सा कण पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने बताया कि ये है परमाणु। परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के नाभिक में कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछा क्या है? केंद्र में कौन से दो तत्व पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है? माइनस चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन बताइए, मैंने बताया अभी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? क्लियर? तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अगला सवाल। तो इतने सवाल थे आज। साइंस की प्रैक्टिस चालू रहेगी, ये मत सोचिएगा कि साइंस की क्लासेस नहीं आएंगी। सोशल साइंस की जैसे क्लासेस आ रही हैं, साइंस की भी क्लासेस आती चली जाएंगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कल कौन सी क्लास लाऊं, साइंस या सोशल साइंस। आप जो भी कहेंगे, जो भी क्लास कहेंगे, कमेंट सेक्शन में वो क्लास आ जाएगी कल के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये बताना मत भूलिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बताना है, हाँ, एक चीज़ जो आप सबने मुझसे पूछी है, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने बार बार कहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के। उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मेंशन है और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी मेंशन है। तो आप दोनों इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स की अपडेट्स मिल जाती हैं। कुछ आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से रिवीजन हो जाता है। टेलीग्राम में आपको नए वीडियोस का अपडेट और PDF वगैरह अवेलेबल हो जाती है। तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी हो। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा लेंगे। फिर मुझसे शिकायत नहीं करिएगा कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं है। और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। आज स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन आप सबको जैसे ही आप सबके सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तो एक थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है कि नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो देख के खुशी होती है। तो चलिए अगले ही वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।